नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केजरीवाल के नेता ईडी के निशाने पर। शराब घोटाले में ईडी ने एमसीडी इंचार्ज दुर्गेश पाठक को भेजा समन। बौखलाए सिसोदिया का ट्वीट। बीजेपी का टारगेट शराब नीति या एमसीडी चुनाव। संजय राउत को कोर्ट से फिर लगा तगड़ा झटका। 14 दिनों के लिए बढ़ाई जेल कस्टडी। ईडी की चार्जशीट का भी कोर्ट ने लिया संज्ञान। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने थामा बीजेपी का कमल। अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में किया विलय। बीजेपी को होगा बड़ा फायदा। ममता के मंत्रियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ और अर्पिता की 48 करोड़ की संपत्ति कुर्क। 58 दिन बाद ईडी ने 172 पन्नों की चार्जशीट की दायर। क्रिकेट मैच से शुरू हुई लड़ाई। ब्रिटेन की सड़कों पर हुई उग्र भिड़े हिंदू मुसलमान। इलाके में तोड़फोड़, फेंकी कांच की। आज की सबसे पहली खबर में बात शराब घोटाले में ईडी के नए एक्शन की। शराब घोटाले में ईडी ने अब पार्टी विधायक और एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक को तलब किया है और पूछताछ भी हो रही है। लेकिन ईडी के इस एक्शन से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बौखला गए और बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की शराब नीति से हमारे एमसीडी चुनाव इंचार्ज का क्या लेना देना। इनका टारगेट शराब नीति है या एमसीडी चुनाव। डॉक्टर साहब, ईडी ने दुर्गेश पाठक को क्यों तलब किया, क्यों समन भेजा और बौखला क्यों गए सिसोदिया? देखिए, दुर्गेश पाठक ये केजरीवाल के बहुत ही करीबी नेताओं में से एक है जी। एक बहुत ही विश्वासी किस्म के व्यक्ति हैं एक केजरीवाल के लिए। वो क्यों है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो सवाल मनीष सिसोदिया पूछ रहे हैं, उनको एक सवाल का जवाब देना चाहिए कि जब छापेमारी हो रही थी विजय नायर के घर जी, तो वहां दुर्गेश पाठक क्या कर रहा था? वो वहां क्यों पहुंचा था? विजय नायर के यहां दुर्गेश पाठक क्यों नजर आया था? इसका कोई जवाब? विजय नायर तो इस घोटाले का बहुत बड़ा खिलाड़ी है जी। उसके ऊपर तमाम आरोप हैं और वो जब से सीबीआई की जांच शुरू हुई है वो भाग गया है, अमेरिका में छिपा हुआ है। तो पहले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ये बहानेबाजी छोड़कर ये बताना चाहिए कि विजय नायर और दुर्गेश पाठक का क्या रिश्ता है और दुर्गेश पाठक और विजय नायर का केजरीवाल से क्या रिश्ता है। दुर्गेश पाठक का रिश्ता केजरीवाल से इस तरीके से है कि वो केजरीवाल के चुनाव क्षेत्र का जब भी चुनाव होता है वो इंचार्ज होता है। ये आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी, उसका सदस्य है। ये नेशनल एग्जीक्यूटिव आम आदमी पार्टी का उसका सदस्य है। ये हर जगह मौजूद होता है जहां केजरीवाल अपने हिसाब से कुछ काम को अंजाम देना चाहते हैं और इसीलिए उसे एमसीडी का इंचार्ज बनाया गया। लेकिन दिल्ली में जितने भी जो शराब से जुड़े हुए लोग हैं जी, वो तो यही बताते हैं कि विजय नायर और इसकी दोस्ती प्रगाढ़ थी। जो वसूली का जो काम होता था उसमें इसका भी इन्वॉल्वमेंट है और इसीलिए ईडी ने इसे तलब किया है। गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार की मुसीबतें पैर पसारती ही जा रही हैं, तो वहीं संजय राउत भी कम मुसीबत में नहीं है। बेल की याचिका डालने के बाद भी संजय राउत को कोर्ट बेल नहीं दे रही है। आज संजय राउत की हिरासत खत्म हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया क्योंकि ईडी उनकी जमानत का भी विरोध कर रही थी। साथ ही ईडी की चार्जशीट का भी कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है कि आखिर उन पर क्या आरोप लगे हैं। डॉक्टर साहब, कोर्ट ने हिरासत क्यों बढ़ा दी और ये कितनी लंबी बढ़ सकती है? ये लंबी चलेगी। दशहरा, दिवाली, अगली होली सब वो जेल में ही मनाएंगे
क्योंकि आरोप ही ऐसा है। आज कोर्ट के अंदर बेल पे सुनवाई जब शुरू हुई तो कोर्ट ने पूछा, भाई चार्जशीट तो दायर कर दिया गया है जी। तो संजय राउत के वकीलों ने कहा कि हमें नहीं मिली है। तो ईडी से कहा गया कोर्ट के द्वारा कि भाई आप इसे दे दें, लेकिन जिरह होने से पहले ही ईडी ने अपने तरफ से एक जवाब डाल दिया था। जवाब के 3 पॉइंट हैं। ईडी की तरफ से इनके बेल पिटीशन को अपोज किया जा रहा है। क्यों अपोज किया जा रहा है? क्योंकि बेल के खिलाफ जो जवाब ईडी ने दिया उसमें ये बताया कि ये एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है और आए दिन माय लॉर्ड ये बाहर आता है तो धमकियां देता है। कई सारे गवाह को ऑलरेडी पहले इसने धमकी दी है, खुद उसके फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है और ये व्यक्ति बाहर निकल के खुलेआम इतना इन्फ्लुएंशियल है, ये इतनी बड़ी पार्टी का इतना बड़ा लीडर है कि ये धमकी ओपनली मीडिया के जरिए अपने दुश्मनों को देता है। तो इसलिए ये व्यक्ति अगर बाहर गया तो ये हमारी जांच को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए बेल मत दीजिए। संजय राउत की तरफ से कहा गया कि भाई आप ये बताइए पैसे कहाँ मिले हैं, कहाँ है मनी ट्रेल। तो ईडी की तरफ से कहा गया कि ये जो दूसरे राउत साहब जो पकड़े गए हैं इसमें वो सिर्फ मुखौटा थे। ये जो घोटाला हुआ है पात्रा चौल घोटाला, जिसमें 650 गरीब परिवारों को मकान देना था और वहाँ पे बिल्डर्स अपने हिसाब से कुछ फ्लैट्स बना करके उसे बेच सकते थे, उसमें पूरी की पूरी कमाई इन लोगों ने कर ली। कैसे इसको प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे 650 लोगों को भगा देना है वहाँ से बिना कुछ दिए हुए, इसका सूत्रधार, मेन प्लानर एंड एग्जीक्यूटर वो संजय राउत है और इसने बाकी प्रवीण राउत को एक मुखौटा बना करके रखा हुआ था। तीसरा पॉइंट जो ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा घोटाला है जिससे हिंदुस्तान की इकॉनमी और तो और ये जो भरोसा है वो खत्म होता है। इसलिए इन 3 अकाउंट्स पे इनके बेल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब चार्जशीट मिल गई है संजय राउत के वकीलों को, अब वो जवाब तैयार करेंगे। कोर्ट ने कहा जब तुम्हारा जवाब तैयार हो जाएगा तो फिर हम एक दिन में इसकी सुनवाई करेंगे, फिर हम फैसला लेंगे। जी डॉक्टर साहब, संजय राउत को झटके पर झटके लग रहे हैं तो वहीं बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हुआ है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज बीजेपी का कमल अपने हाथ में ले लिया और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी विलय भाजपा में कर दिया है। कैप्टन के साथ बेटा रण इंदर सिंह, बेटी जय इंदर कौर, मुक्तसर की पूर्व विधायक करण कौर और भदौर से पूर्व विधायक निर्मल सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए, जो कि बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंप भी सकती है। डॉक्टर साहब, क्या बीजेपी को पंजाब के लिए बड़ा चेहरा मिल गया है? कितना फायदा बीजेपी? देखिए, पंजाब के लिए बड़ा चेहरा मिला या ना मिला वो अलग बात है, लेकिन सिखों के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी, इसको कह सकते हैं ब्रेक थ्रू, इसको कहा जा सकता है जी। कैप्टन अमरिंदर बड़े लीडर हैं पंजाब के, काफ़ी साख धाक रही है। ये तो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मिस हैंडल किया। एक बैठे बिठाए एक पॉपुलर लीडर, एक चीफ मिनिस्टर को हटा करके आपने एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे आप खेल गए जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना सब कुछ तहस नहस कर लिया। चन्नी कहाँ है पता है कहीं किसी को? आपने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया कि दलितों का वोट आएगा। किसके कहने पे आपने किया? नवजोत सिंह सिद्धू। कहाँ है नवजोत सिंह सिद्धू? पटियाला के जेल के अंदर में। तो ये कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी और भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक अवसर की तरह देखा और जिस हिसाब से अलग संगठन के अलग अलग चीज़ों में सिखों को बाकायदा महत्व दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो तमाम जो सिख लीडर्स हैं उसके भारतीय जनता पार्टी में आने से पंजाब में, जहां भारतीय जनता पार्टी नाम मात्र थी, वहां अपना नए ढंग से संगठन को बनाने में
कामयाब हो सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बीजेपी को पंजाब के लिए एक दमदार चेहरा मिल गया है और ईडी को बंगाल में नोटों का खजाना मिल गया है। ममता बनर्जी के मंत्रियों पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पार्थ और अर्पिता की 48 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है और दोनों के खिलाफ ईडी ने 172 पन्नों की चार्जशीट भी दायर कर दी और 1400 पन्नों में सबूत दिए। साथ ही कानून मंत्री अनुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड की मां और पत्नी को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भी भेज दिया है क्योंकि उनके नाम पर भी संपत्ति पाई गई है। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है? देखिए, ये जो केस है, इस केस के अंदर जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया गया, टीएमसी का पूरा तंत्र, इसमें मिलकर इन लोगों ने इस टीचर घोटाले को अंजाम दिया और पैसे भी पकड़े गए। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी एक समस्या है। समस्या इस तरीके से है कि आप देखिए, अब टोटल मिलाकर 103 करोड़ रुपए की संपत्ति और कैश को मिलाकर के ईडी ने इसे जब्त कर लिया। एक मैसेज तो गया बंगाल के अंदर कि केंद्रीय एजेंसियां किसी को छोड़ती नहीं। जितना घोटालेबाजी में इन लोगों ने पैसे कमाए, जिसके जिसके भी सबूत मिले, जिसके जिसके कागजात मिले, चल अचल संपत्ति मिली, उसे सब के ऊपर ईडी ने उसे सीज कर लिया। मतलब ये पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, ये दोनों अब टन गोपाल हो गए, खाली खत्म। अब ये लोग रो रहे हैं। जब बेल पिटीशन के लिए सुनवाई होती है, रोते हैं कि भाई मुझे जीने दो, बहुत ज़्यादा मैं लज्जित महसूस कर रहा हूँ। अब पार्थ चटर्जी के सामने दो रास्ते हैं। एक, जिंदगी भर आप जेल में सड़िए, या फिर जो हकीकत है कि किस तरीके से ममता बनर्जी का पूरा तंत्र इस घोटाले में शामिल था और वो सिर्फ एक, जो कह सकते हैं, एक एलिमेंट थे, एक धुरी थे कि चूंकि वो मिनिस्टर थे तो ये काम उनको करना पड़ा। सच में ताकत होती है। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी, अभी तक इन्होंने सच को कबूला नहीं है और जिस दिन वो सच सामने आएगा, अगर ये खुद को बचाकर सच दुनिया के सामने लेकर के आते हैं तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात लंदन की सड़कों पर मच रहे बवाल पर। एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान की भारत के हाथों हुई हार के बाद माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाएगा किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन हिंदू मुसलमान एक दूसरे से इस कदर भिड़ पड़े हैं कि अचानक दो समुदायों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने जब रोका तो कांच की बोतलें फेंकी गईं, लाठी डंडे से भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक अब तक हिंसा के आरोप में 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर साहब, ये क्यों हुआ है? किस हिसाब से ये पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की गई है? देखिए, ये कहने को कि एशिया कप का मैच है, ये लंदन में बहुत पहले से हो रहा है। सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं, वो जिहाद का एक केंद्र बना हुआ है। वहाँ कट्टरपंथी एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि लंदन के लोग जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भी घुटन होने लग गई है। और ये एक बहाना बन गया कि आप सीधे जाते हैं स्वामीनारायण मंदिर जो टेंपल है, वहाँ भगवा झंडा आप तोड़ते हैं, सारा वीडियो आ रहा है। और पुलिस ब्रिटेन की वो एक मूक दर्शक बनी हुई है। जिसे कहते हैं कि भाई चलने दो, होने दो, आप अभी हिंदुओं पे हो रहे हमले पर एक्शन नहीं लेंगे, कल ये ब्रिटिशर्स के घर में घुस के मारेंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, इसमें कुछ सोमालियन भी थे। ये वहाँ पे जिहाद का एक हिस्सा है। आप इस बात को समझिए, जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन एक सर्टेन रेशियो के ऊपर जाती है, वो अचानक से जिहाद और अलग किस्म के जो शरिया का कानून लागू होना है। मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसे कहते हैं नो गो जोन। जहां आप जाएंगे, कोई ब्रिटिश लड़की भी, कोई ब्रिटेन की लड़की, कोई हिंदुस्तानी या कोई, उसको कहा जाता है कि भाई हिजाब पहनो। हिजाब क्यों नहीं पहन के आई उधर? यहां शरिया का कानून है और इस तरह के मौलवी मौलाना वहां खुले छूट। जो इस तरह की बातें कर सकते हैं, डेमोक्रेसी का फायदा इन जिहादियों ने बहुत उठाया है और उठा भी रहे हैं।
वहां तो ऐसे ऐसे मौलवी मौलाना है जो ये कहते हैं कि जो पैलेस है बकिंगम पैलेस, उसके ऊपर इस्लाम का झंडा लगाएंगे, ब्रिटेन में हम शरिया का कानून लगाएंगे, ये ओपनली कहते हैं। तो आज हिंदुओं की बारी है, कल क्रिश्चियंस की बारी होगी, ब्रिटिशर्स की बारी होगी। ये तमाशा देखते जाइए। ये सेकुलरिज्म और टॉलरेंस के नाम पे आप इस तरह के दंगाइयों, जिहादियों को बर्दाश्त करने की आप में क्षमता है तो ये इंग्लैंड के लिए कभी बहुत बड़ा मुसीबत बन के खड़ा हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।